बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोकब स्टोरी चैनल के प्यारे नाजरीन, कहानी का नाम है शिकायत। मुझे तुमसे सख्त शिकायत है रोहिना, तुम कभी मुझे खुश नहीं रहने दोगी। मेरी हंसती मुस्कुराती जिंदगी में आग लगाना छोड़ दो, खुदा के लिए। रोहिना ने हैरत और सदमे की ज्यादती से आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देखा। वो जो भाभी बनने से पहले उसकी बेहतरीन दोस्त हुआ करती थी, आज सरापा शिकायत बनी उसके सामने आ खड़ी हुई थी। रोहिना के चेहरे पर फैली पसरमर्दगी में कई गुना इजाफा हुआ था। उसकी वीरान आंखों में बेयकीनी सी बेयकीनी थी। खुश्क लबों पर जुबान फेरते उसने पूछा, मैं? जिसकी अपनी जिंदगी में दुख ही दुख हो, वो भला किसी को क्या दुख देगी? जो खुद खुशियों के लिए तरसी हुई हो, वो क्या किसी की खुशियों को बर्बाद करेगी? इसी बात का ही तो दुख है, तुम्हें अपनी ज्यादती का एहसास तक नहीं। ऐसा मत कहो, तुम्हें मुझ पर जरा तरस नहीं आता? नहीं, मुझे तुम पर गुस्सा आता है। रोहिना सुन सी रह गई। क्या हुआ है मेरी बच्ची, तुम ठीक तो हो ना? फुफ्फो की परेशान आवाज सुनकर आस के अपने कमरे की जानिब बढ़ते कदम थम गए थे। वो यकीनन फोन पर रोहिना से बात कर रही थी, उनकी अकलौती लाडली बेटी, 3 भाइयों की नाजुक अनदान बहन। तुम फिक्र मत करो, मैं बस अभी के अभी आ रही हूँ। जल्दी से रिसीवर क्रेडल पर डालते हुए उन्होंने अलमारी खोलकर अपना दुपट्टा निकाला। क्या हुआ फुफ्फो, सब खैरियत तो है ना? आस ने आगे बढ़कर पूछा। रोहिना का फोन था, कह रही थी रात से तबीयत बहुत खराब है, कुछ खाया पिया नहीं जा रहा। बच्चों ने अलग सर में दर्द कर रखा है। अपने हिस्से का काम ना करने पर सास जिठानी ने मुंह बनाया हुआ है। हाय मेरी रोहिना, किन जालमों के चुंगल में फंसा दिया तुझे तेरे अब्बा ने। फुफ्फो ने हमेशा का रोना रोया। आस ने शुक्र किया कि फुफ्फा इस वक्त नाश्ता करके घर से निकल गए थे, वरना उनके कानों तक बीवी का ताना पहुंचता तो फिर एक नया दंगल शुरू हो जाता। फुफ्फो को रोहिना के घर पहुंचने की जल्दी थी, इसलिए आस को घर का ख्याल रखने की ताकीद करती चली गईं। आस गहरी सांस खींच कर रह गई। बेटी की खराब तबीयत का सुनकर फुफ्फो हाथ पांव फुलाए ये भूल गईं कि आज उन्होंने आस के साथ मिलकर हफ्ता भर के मैले कपड़े धोने का कहा था, जो यकीनन अब आस को अकेले ही धोने थे। वक्त कम था और काम ज्यादा। फुफ्फो के जाते ही वो कामों में जुट गई। बर्तनों की धुलाई से फारग होते ही मशीन लगा ली, साथ साथ सफाई और डस्टिंग भी करती रही। छत पर गीले कपड़े निचोड़कर झटक झटक कर तार पर फैलाने के बाद नीचे उतरकर अभी कमर सीधी करने का सोच ही रही थी कि नजर गीले बाल माथे पर बखेरे रिमोट से चैनल सर्चिंग करते इसरार देवर पर पड़ी, जो आस भाभी के हाथ से बने तगड़े से नाश्ते का मुंतजिर था। उसकी सुबह रोजाना 12 बजे ही होती थी। आस किचन में जाकर उसके लिए नाश्ता तैयार करने लगी। इसरार से साल भर छोटा इकरार कॉलेज जाते हुए बिरयानी की फरमाइश करना नहीं भूला था। आस का दिल चाहा सारे काम छोड़कर अपने नन्हे गजीन को गोद में उठाकर ढेर सारा प्यार करे, जो नींद से उठकर कसमसाते हुए माँ को एक के बाद एक काम निपटाते मासूमियत से तक रहा था। उसे फीड करवाने के बाद आस ने फिर से काट में लिटा दिया था। खाने के बाद फूफा को इलायची वाली चाय बनाकर दी। इजहार की वापसी का टाइम हो रहा था। सारी थकान पसे पुश्त डालते उसने नहाकर कपड़े बदले, हल्की नमी लिए बालों को सुलझाकर पुश्त पर डाला और लिपस्टिक उठा ली। अकब में आते इजहार का आईने में उभरता अक्स देखकर वो मुस्कुराते हुए पलटी थी। जानती हो, तुम्हारी ये एक मुस्कुराहट मेरे दिन भर की सारी थकावट उतार देती है। इजहार ने मोहब्बत से उसे देखा, जिसके गुलाब की पंखुड़ियों जैसे लबों पर मुस्कुराहट की सुनहरी तितलियां हमेशा रक्सा रहती, और आपकी ये तौसीफी निगाह मुझे हर बार मेरी अपनी ही नज़रों में मोतबर कर देती है। बाहर से फुफ्फो उसको आवाज़ दे रही थी। वो अपने कंधों पर रखे इजहार के हाथ नरमी से हटाती बाहर निकली। आप आ गई फुफ्फो, कैसी तबीयत है रोहिना की? ए हटो, मैं सारा घर तुम्हारे हवाले इसलिए नहीं करके गई थी कि तुम सज संवर कर सरे शाम ही मियाँ के साथ कमरे में घुस कर बैठ जाओ। एक मेरी रोहिना है जिसे कंघा तक करने की फुर्सत नहीं। आस ने लब काटे। फुफ्फो का मूड बहुत खराब था और ये कोई नई बात नहीं थी। हर दफा रोहिना के घर से वापस आने के बाद उनका मिजाज बरहम ही होता। आस के हर काम में उन्होंने कीड़े निकाले।
इकरार के बिस्तर की चादर क्यों नहीं धोई? ढेर सारे धुले हुए कपड़ों में उन्हें इकरार की बेडशीट याद आई। वो अभी उजली थी फुफो, इसलिए नहीं धोई। अभी 2-3 दिन पहले ही सरफ में भिगोकर धोया था। हद है भाई, एक काम भी तुमसे ढंग से नहीं होता। बहुत ही काहिल लड़की हो। एक मेरी रोहिना है, सारा दिन फिरकी की तरह घूमती रहती है। बात घूम फिर कर फिर से रोहिना पर आ रुकती। और ये बिरयानी में मुट्ठी भर मसाले किस खुशी में झोंके हैं? गजब खुदा का, मैदे में आग सी लगी है। अगर पकाने का मूड नहीं होता तो पहले से बता दिया करो, हम रूखी सूखी खाकर गुजारा कर लेंगे। निरा रिज्क का जियां। तो ये तय है, आज की तारीख में फुप्पो को मेरा हर सीधा काम भी उल्टा नजर आएगा। आस ने यासियत से सोचा। सुबह मतला साफ था। गर्जने बरसने के बाद फुप्पो एकदम हल्की फुल्की हो गई थी। आस के साथ कामों में हाथ बटाने के साथ साथ रोहिना के घर का आज खुद किस्सा छेड़ दिया कि कैसे जिठानी और शादीशुदा नंदों ने उसका जीना हराम कर रखा है। सारा कसूर उसके मियाँ का है, बीवी को तो कुछ समझता ही नहीं। अल्लाह पूछे तुम्हारे फुफ्फा से, ना जाने क्या सोचकर मेरी बेटी के हाथ ऐसे नाकदरे लोगों के हाथ में दे दिया। शोमई किस्मत फुफा इस वक्त घर पर ही थे और फुप्पो का वावेला उनकी समातों तक बाखूबी पहुंच गया। वाह बेगम, क्या खूब पैंतरा बदला है। उस वक्त तो तुम भी इन नाकदरे लोगों के हाथ में अपनी बेटी का हाथ सौंपने के लिए मचल रही थी। अब सारा इल्जाम मेरे सर क्यों? कमर पर हाथ रखे धान पान से फुफा लड़ाका औरतों की तरह ऐन सामने आ खड़े हुए। तो मुझे क्या पता था ऐसे निकलेंगे? तो तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने सब कुछ जानते बूझते अपनी बेटी को इस जहन्नम में धकेला है। आस ने जल्दी से गजीन को फुप्पो की गोद से उठा लिया, जो टकर टकर दादा दादी को एक दूसरे पर गौरी मिसाइल दागते देख रहा था। जो हो गया सो हो गया। रोहिना 2 बच्चों की माँ है, उसे अब उन्हीं लोगों के साथ रहना है। आप लोग तो लड़ झगड़ कर अपने घर का माहौल खराब ना करें। 2 मिनट सुकून से बैठ भी नहीं सकता। मोबाइल पर मसरूफ इसरार माँ बाप की तकरार से तंग आकर बिगड़ कर कहता उठकर बाहर चला गया। आज रोहिना आई थी। फाखर का इरादा तो उसे और बच्चों को गेट पर उतार कर वापस जाने का था, लेकिन फुप्पो बसद इसरार दामाद को अंदर ले आई। कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा जितनी खातर मदारत हो सकती थी की, लेकिन दामाद साहब कल्फ लगे कपड़ों में माश की दाल की तरह ऐंठे बैठे रहे। देखा अम्मा आपने, मजाल है जो इस आदमी के माथे के बल कभी सीधे हुए हों। माँ बहनों से तो हंसी ठिठोल करते मुंह नहीं दुखता इसका। फाखर के जाने के बाद उसने पुराना दुखड़ा रोया। मिजाज की तलखी तो शुरू से ही थी, लेकिन शादी के बाद तलखी उसके मिजाज का मुस्तकिल हिस्सा बन गई थी। अपने हुलिये से लापरवाह, कोफ्त ज़दा, हर वक्त झुंझलाई सी रहती। फुप्पो जूं जूं सुनती जा रही थी, फशारे खून बुलंद होता जा रहा था, जो आखिर में हाई ब्लड प्रेशर पर मुंतज होना था। आस ने रोहिना को इधर उधर की हल्की फुल्की बातों में लगाने की बथेरी कोशिश की, लेकिन वो गैर दिलचस्पी से हूँ हाँ करने के बाद अब जिठानी नामा खोल कर बैठ गई। जादूगरनी है पूरी, ऐसा कोई जादू कर रखा है इस औरत ने फाखर पर। जब भी दरमियान में दीवार उठाने की बात करती हूँ, जलते तवे पर जा बैठता है। मुझसे बात करते वक्त अंगारे चबाने वाला भाभी से ऐसे मुस्कुरा मुस्कुरा कर बात करता है, गोया दुनिया जहाँ की सारी खुश इखलाकी इसी एक शख्स पर ख़त्म हो। किसी नाखुशगवार मंजर की याद ने रोहिना की आंखों में मिर्चें सी भर दी थी। आंसुओं का गोला अंदर उतारते हुए गर्दन में एक गिल्टी डूब कर उभरी थी। फुप्पो ने बहुत दुख से उसे देखा था और आस ने फुप्पो को। मौसम बदल रहा था। इकरार और इसरार अपने दोस्तों के साथ शुमाली इलाका जात की सैर को निकल गए। उन्होंने इजहार को ऑफिस से जल्दी आने की ताकीद की थी। आस ने गजीन को तैयार करके फुप्पो की गोद में डाला और खुद तैयार होने अपने कमरे में आ गई। सुर्खो सबज लॉन का प्रिंटेड सूट पर नेट का हमरंग दुपट्टा लिए, नफासत से तरतीब दिए बालों को एक साइड पर डाला और कटावदार होंठों पर सुर्ख लिपस्टिक की तह जमाई। कलाइयों में सुर्ख कांच की चूड़ियों ने जलतरंग बजा दी थी। स्याह कुस्सा पहनती वो लाउंज में आ गई, जहां फुप्पो और इजहार उसी के मुंतजिर थे। आज उनकी रोहिना के यहाँ दावत थी। उसके सास ससुर की उम्रे की मंजूरी आ गई थी।
इसी खुशी में उन्होंने घर में दावत रखी थी जिसमें अपनी दोनों शादीशुदा बेटियों और रूहीना के मेके वालों को मदऊ कर रखा था। इजहार ने माँ के सामने कुछ कहने से बामुश्किल खुद को रोका था, अलबत्ता सराहती निगाहों में छुपा पैगाम बाखूबी पहुंच गया। उसने मुस्कुराते हुए सर झुका लिया। ये मंजर फुप्पो की नज़रों से ओझल नहीं रहा। बगैर कुछ कहे उन्होंने कदम आगे बढ़ा दिए। वहां पहुंचकर उन्हें झटका सा लगा। रोहिना का वही मामूल वाला हुलिया था, कई बार के पहने हुए लॉन के 2 पीस पर किसी और का दुपट्टा लापरवाही से गले में डाले, जूड़े से निकलती घुंघरियाले बालों की लटें कान के पीछे अड़सती जिठानी और नंदों के साथ दावत का इंतजाम करने में लगी हुई थी। ये क्या हुलिया बना रखा है बेटा, आज तो ढंग से तैयार हो जाती, बाकी सबको देखा है। खाने के बाद मौका मिलते ही फुप्पो ने दबी आवाज में उसे सरजनिश की। छोड़े अम्मा, जब दिल मर जाए तो फिर क्या सजना संवरना, वैसे भी किसके लिए तैयार हूँ, वो जो मुझ पर एक नज़र डालना गवारा नहीं करता। रूंधे हुए लहजे में वो कुड़कर बोली थी। इसी वक्त उसका 2 साल का बेटा पीछे से आकर टांगों से लिपटकर किसी चीज़ के लिए जिद करने लगा। रोहिना ने गुस्से से उसे थप्पड़ दे मारा। वो रोता हुआ दादी की गोद में मुंह छुपाकर सिसकने लगा। फाखर की अपने दोनों बच्चों में जान थी। रोहिना को सख्त सुस्त सुनाते हुए बेटे को उठाकर बाहर चला गया। अच्छा खासा माहौल मकदर होकर रह गया था। आते वक्त वो लोग जितने पुरजोश थे, जाते वक्त उतने ही खामोश। घर आकर इजहार तो फौरन अपने कमरे में चला गया। अलबत्ता फुप्पो जो सारा रास्ता दिल ही दिल में जलती कुड़ती रही थी, किसी मामूली बात पर बिगड़ते हुए आस को बुरी तरह बेइज्जत करके रख दिया। क्या जरूरत थी उनके यहाँ इतना सज संवर कर जाने की, मर्दों से उनका घर भरा हुआ था। क्या सोचते होंगे कि उनके यहाँ की औरतों को खुद नुमाई का इस कदर शौक है। ये बनाओ सिंगार अपने मियाँ के लिए ही करो तो बेहतर है। आस सुर्ख चेहरा लिए सुनती रही। वो अच्छी तरह जानती थी फुप्पो ऐसा क्यों कह रही हैं। तुम्हें मुझ पर गुस्सा आता है? रोहिना के लबों से सरसराती हुई आवाज़ निकली थी। हाँ, बहुत बहुत ज़्यादा। आस ने बराह रास्त उसकी बेयकीन आंखों में झांका था। आज से आज रहा नहीं गया। आज जब हमेशा की तरह उसने मेके आकर रोना मचाया तो आस ने बहुत ज़ब्त से फुप्पो के कमरे में चले जाने तक इंतज़ार किया था और फिर फट पड़ी। जानती हो एक माँ की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या होती है? यही कि उसकी बेटी अपने घर में खुश रहे, क्योंकि औलाद की खुशी में ही वालिदैन की खुशी और सुकून छुपा होता है। और जिनकी औलाद ना खुश हो उन्हें बेसुकूनी जिंदगी भर चैन नहीं लेने देती। तुम अपने घर खुश नहीं हो, इस गम को सीने से लगाए फुप्पो अंदर ही अंदर घुलती चली जा रही हैं। वो अपने अंदर की सारी भड़ास मुझ पर निकालती हैं। जिंदगी फूलों की सेज किसी के लिए भी नहीं होती रोहिना। अपनी अपनी राह के कांटे चुनते उंगलियां सबकी फिगार होती हैं। तुम ये क्यों नहीं देखती हो कि गिलास आधा खाली है? ये क्यों नहीं देखती कि गिलास आधा भरा हुआ भी तो है? किस चीज़ की कमी है तुम्हें? घर बार बच्चे कोई मुआशी मसला नहीं। और जहाँ तक बात है शौहर की बेएतनाई की, तो तुमने कभी तन्हाई में अपना तल्ख लहजा सुना है? आईने में कभी खुद को गौर से देखा है? कौन कहेगा तुम बेख्ता औरत हो? ऐसी होती हैं सुहागनें। शौहर को जब अपनी बीवी से वो नहीं मिलता जो वो अपनी बीवी से चाहता है, तो फिर किसी और औरत में तलाश करने लगता है, क्योंकि रोज बाहर का खाना वही खाता है जिसे कभी घर में अच्छा खाने को ना मिले। तुम्हें क्या लगता है ससुराल में मसलों से 2-4 सिर्फ तुम ही हो, बाकी सब किसी जन्नत में रह रहे हैं? तुम्हारी माँ मेरी सास है, और जब वो बगैर किसी कसूर के मुझे बेनुक्त सुनाती हैं तो मुझे कितना दुख होता है। लफ्ज़ों के तीर सहना आसान होता है, लेकिन मैं मेके हमेशा हंसती मुस्कुराती जाती हूँ कि मुझे खुश और मुतमईन देखकर मेरी माँ का सेरों खून बढ़ जाता है। और तुम क्या कर रही हो? इतनी तकलीफ फुप्पो मुझे नहीं दे रही जितनी तुम अपनी माँ को देती आ रही हो। खुदा के लिए रहम खाओ अपनी माँ पर। आस बोलते बोलते जैसे थक कर चुप हो गई थी। रोहिना सकते किसी कैफियत में बैठी उसे देखे गई। मेरा मकसद तुम्हारा दिल दुखाना नहीं था, मैं तो बस। रोहिना ने उसका हाथ पकड़कर उसे मजीद बोलने से रोक दिया। ये तस्वीर का कौन सा रुख था जो वो आज उसे दिखा रही थी? खुद साख्ता मजलूमियत का हिसार टूटने लगा था। लम्हे के 1000वें हिस्से में उसने जान लिया
وہ اپنا کتنا نقصان کر چکی ہے، کتنی خود غرض ہوں میں، کبھی اپنی ماں کا سوچا ہی نہیں۔ آنسو قطرہ قطرہ اس کی آنکھوں سے گر رہے تھے۔ تم ٹھیک کہتی ہو آس، مجھے اب خود کو بدلنا ہوگا، اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے۔ آئندہ تمہیں مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ بھیگی آنکھوں سے آج وہ پورے دل سے مسکرائی تھی۔ آس نے اسے گلے لگا لیا اور ادھ کھلے دروازے کے باہر کھڑی پھپھو کی آنکھیں تشکر سے بھیگتی جا رہی تھیں۔